हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स, जो यूनिट नंबर 3 है यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस का, उसका डिमांड चैप्टर यूनिट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। में हम लोग डिमांड पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। तो डिमांड तो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि डिमांड हम लोग क्या पढ़े थे। डिमांड हम लोग पढ़े थे, डिमांड रेफर्स टू अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक दिया गया निर्धारित समय में एक किसी पर्टिकुलर प्राइस पर किसी प्रोडक्ट को खरीदा गया है कितना, वो डिमांड होता है। ठीक है। तीन बेसिक एलिमेंट था डिमांड का। डिजायर ऑफ द कमोडिटी, सबसे पहले हमें इच्छा होनी चाहिए किसी भी चीज। एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि हम लोग डिमांड कैसे क्रिएट करते हैं, एक कंज्यूमर मार्केट में डिमांड क्रिएट कैसे करता है। तो सबसे पहले डिमांड क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए डिजायर फॉर अ कमोडिटी, मतलब खरीदने की इच्छा होना। अगर आपके पास 1 लाख रुपीज है, आपको आईफोन खरीदने का मन नहीं है, तो क्या आप डिमांड करोगे? नहीं करोगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए? पैसा है नहीं है फर्क नहीं पड़ता है, सबसे पहले चाहिए इच्छा कि मुझे ये खरीदना है। तो डिजायर होना चाहिए। डिजायर जब आपका होगा, तो अब मैं बैठे बैठे सोच रहा हूं मैं सर बीएमडब्ल्यू खरीद लूं। तो बीएमडब्ल्यू मैं खरीदने की इच्छा रख रहा हूं, लेकिन क्या मैं विलिंग हूं पे करने के लिए, एबल हूं? तो दूसरा पॉइंट आ गया एबिलिटी टू पे। क्या मेरी इच्छा है? मैं सोचा कि मैं बीएमडब्ल्यू खरीदूंगा, मुझे बहुत मन है कि मैं बीएमडब्ल्यू खरीद लूं, एकदम बहुत ज्यादा। लेकिन क्या पैसा अगर नहीं है, एबिलिटी नहीं है, मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उसको खरीद पाऊं, तो क्या डिमांड क्रिएट होगा? नहीं होगा। तो जब मेरे पास इच्छा थी, एबिलिटी नहीं थी, डिमांड क्रिएट हुआ नहीं हुआ। अब इच्छा है, मुझे मन है कि मैं बीएमडब्ल्यू खरीदूं, मुझे पसंद है बीएमडब्ल्यू। अब मैं एबल भी हूं। आप लोग इतना प्यार दिए, मैं इतना यूट्यूब से कमा लिया कि मैं एबल हो गया, मान लेते हैं ऐसा। तो मैं एबल भी हूँ खरीदने के। पर क्या एक बीएमडब्ल्यू के लिए 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करना या मुझे लगाना मेरे लिए विलिंग है, मतलब विलिंगेबल है? मैं मुझे वो उचित लगता है? मुझे इच्छा भी है, मेरे पास एबिलिटी भी है, 1 करोड़ रुपया लेके मैं जेब में घूम रहा हूँ। पर 1 करोड़ रुपए से मैं क्या घर खरीद लूं या बीएमडब्ल्यू खरीद लूं? अगर मेरी इच्छा है भी बीएमडब्ल्यू खरीदने की, लेकिन मुझे घर का नीड ज्यादा है, तो मैं मार्केट में बीएमडब्ल्यू का डिमांड कर पाया। तो अगर मेरे पास डिजायर फॉर द कमोडिटी है, एबिलिटी टू पे है, बट विलिंगनेस टू परचेज नहीं है, तो नहीं डिमांड क्रिएट हुआ। तो डिमांड क्रिएट करने के लिए तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है: डिजायर फॉर द कमोडिटी, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू परचेज। ये सारी चीजों को हम लोग पढ़े थे, और हम लोग ये भी देखे थे कि क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है डिमांड को, जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। ये सब ऐसी चीजें थी जो डिमांड को इफेक्ट करती थी। ये सारा कुछ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। मैं जस्ट एक रिकॉल आपको करा दे रहा था, ताकि डिमांड जब पढ़ाऊं, लॉ ऑफ डिमांड, तो ये चीजें दिमाग में आपके चले। तो अब चलते हैं हम लोग क्लास में, लॉ ऑफ डिमांड का देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। एकदम आ गए क्लास में सर, पीडीएफ एकदम खुला हुआ है। हाँ सर, मैं ये यहाँ मेरा पूरा लोगो था वाटरमार्क में, जो मैं हटा दिया हूँ, ताकि आप लोग का कुछ मुझे डीएम आया था इंस्टा पे कि सर वो वाटरमार्क की वजह से पढ़ने में दिक्कत हो रहा है पीडीएफ। तो वो वाटरमार्क ना हटा के एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल ये में लिख दिया हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल जो भी समझो वो लिख दिया हूँ। चलो, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? अब हम लोग ये समझते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। इतना राम कहानी पढ़ूंगा उससे पहले आपको समझा देता हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड में सीधा सीधा बात है कि अगर अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए कि बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, और किसी प्राइस का, बाकी सब कुछ में क्या मानेंगे सर? बाकी सब कुछ में मानेंगे कि गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी नहीं चेंज हुआ है, कंज्यूमर का इनकम में फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस नहीं बदला है, ये सब चीजें नहीं हुई है, सब कुछ एज यूजुअल है। बस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा है, तो डिमांड क्या होगा? तो लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि प्राइस बढ़ने से
सब कुछ अगर सेम है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, सेटेरिस पेरिबस एक टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट के लिए। अगर सेटेरिस पेरिबस है मींस अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट है, तो प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो जाता है। आप सोचो कि आपके पास 20 रुपया है, आपको कुछ खरीदने जाना था, आपको 20 रुपए में 10 पीस मिलता था। गुपचुप का ही ले लेते हैं, जो आप लोग वाटर बॉल और क्या क्या अंग्रेज बन जाते हो, पुचका, पानी पूरी जो भी बोलते हो। तो पानी पूरी की अगर एग्जांपल लेते हैं कि पहले आपको 20 में 10 खिलाता था, अब क्या हुआ कि 20 में 5 खिलाने लगा। तो आपके पास 20 रुपया है, तो आप सोचोगे कि 20 में मैं 3 समोसे खा लूं। अगर तीन, पहले 4 समोसा मिलता था, अब 3 मिल रहा है, ठीक है। या पहले मान लेते हैं कि समोसा 3 ही मिलता था, आज भी 3 ही मिल रहा है, समोसा का प्राइस में नहीं चेंज हुआ है, लेकिन पानी पूरी का प्राइस में चेंज हो गया है। तो अगर पहले आप 20 का 3 समोसा खाते थे या 20 का 10 पानी पूरी खाते थे, अब आपको पानी पूरी का प्राइस बढ़ गया, 20 में 5 ही पानी पूरी दे रहा है, तो आप क्या करोगे? पानी पूरी नहीं खरीदोगे, जाके समोसा खा लोगे। तो प्राइस इंक्रीज होने से पानी पूरी का डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड घट गया। समझ रहे हैं? लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है। अब देख लेते हैं द लॉ ऑफ डिमांड। थोड़ा ऐसा कलर ले लेते हैं जो आपको दिखे। द लॉ ऑफ डिमांड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि ऑलमोस्ट इकोनॉमी की सारी बातें इसी पे की जाती है। डिमांड और सप्लाई, इसी पे तो ऑलमोस्ट इकोनॉमी है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, व्हेन अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, अभी मैंने क्या बोला? अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, द क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड सर्विस शोज एन इनवर्स इक्वेशन। मींस अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, प्राइस बढ़ा और उसका डिमांड घटा, तो हम क्या मानेंगे कि ये इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ वर्क नहीं कर रहा है पेन, आई थिंक। अब देखते हैं, प्राइस बढ़ा और डिमांड घटा, तो ये इनवर्स रिलेशन है। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है और साथ ही साथ उसका डिमांड भी बढ़ जाता है, तो ये हो गया डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, जैसे लग्जरी गुड्स वगैरह में होता है, आईफोन का प्राइस बढ़ जाता है तो उसका डिमांड नहीं घटता है, उसका डिमांड और बढ़ जाता है, लोग को और वो प्रेस्टिजियस फील कराता है। ठीक है, तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम लोग डिमांड पढ़ते वक्त पढ़े थे, नेसेसिटी गुड, लग्जरी गुड, डिफेंस गुड, ये सब कुछ कुछ है जो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है कि किसी भी चीज का प्राइस बढ़ने से डिमांड घट जाता है, मींस इनवर्स रिलेशन है। देखिए यहाँ पर दिया गया है इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इट ऑल्सो मीन्स when the value of specific product increase, demand of the same decline। कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो उसका डिमांड ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा, और वाइस वर्सा, अगर प्राइस डिक्रीज हुआ है तो डिमांड बढ़ जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड इतना सिंपल और इतना ही सा स्टेटमेंट पे पूरा लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन जब आप एमकॉम एमबीए ये सब में आंसर लिखते हो, बीकॉम बीबीए में, तो आपको थोड़ा कहानी लिखना पड़ता है, तो उसके लिए भी नोट सफिशियंट है, काफी कहानियां भरी हुई है। शॉर्ट में जो हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं वो भी मैं पढ़ा ही रहा हूँ। मैं सिंपली स्टार्ट ही यही किया हूँ कि प्राइस बढ़ा, डिमांड घट जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा, प्राइस घटा, डिमांड बढ़ जाएगा। यही लॉ ऑफ डिमांड है, एकदम सिंपल शब्द में यही समझना है। लॉ ऑफ डिमांड मीन्स सब कुछ कांस्टेंट रहा और प्राइस बढ़ गया किसी प्रोडक्ट का, तो डिमांड घट जाएगा, प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सम डेफिनेशन। डेफिनेशन क्यों दे दिए सर? कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में डेफिनेशन दे देगा और ऑथर का नाम पूछ देता है। यूजीसी पहले ये पैटर्न अपनाती थी, अब पूछती कम है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना है, क्योंकि प्रोसेस क्या क्या पता घूम के फिर से वही सब क्वेश्चंस आने लग जाए, है ना? तो ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए भी तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्शल, मार्शल क्या बोले? द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड, द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस एट which it is offered on in order that it may find purchaser। बोले मार्शल जी कि जितना ज्यादा हम बेचेंगे, हमें समझ में आना चाहिए कि प्राइस हम उतना कम रखेंगे,
मतलब प्राइस मेरा कम रहेगा तो सामान ज्यादा बिकेगा, ये भी वही बात बोले हैं, बस थोड़ा सा अपना लैंग्वेज इसमें लगा दिए है ना, ताकि उनका अपना डेफिनेशन कहलाए। इसी तरह कुछ और भी डेफिनेशंस हैं। अब इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग क्या बातें हो रही है? ऑल ऑफ द अबव डेफिनेशन एग्जिबिट one thing, that there exists a negative association between price and quantity demanded। बिल्कुल मैं बोला, नेगेटिव एसोसिएशन बोलिए, इनवर्स रिलेशन बोलिए, कुछ भी बोलिए, एक ही बात है। इनवर्स रिलेशन या नेगेटिव एसोसिएशन एक ही बात, ठीक है। सारे डिफिनेशन से ये पता चल रहा है कि हमारा जो भी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन है वो इनवर्स है, मींस नेगेटिव है। मोर विल बी, ओ कट गया, मोर विल बी परचेज्ड एट लोअर प्राइस, लेस एट हाइयर प्राइस। हम लोग कम प्राइस में ज्यादा चीजें खरीदना चाहते हैं, और प्राइस ज्यादा हो गया तो कम खरीदना चाहते हैं, है ना। आप लोग खुद भी देखते होंगे, गर्लफ्रेंड बार बार गिफ्ट ले रही है तो कुछ भी सस्ता चिपका देते हैं, साल में एक ही बार गिफ्ट लेगी तो आप महंगा देते हो ले जाके। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? महंगा हो गया तो एक ही बात, मतलब लो परचेज, लो अमाउंट, लो क्वांटिटी। अगर सस्ता है तो हाई क्वांटिटी, ठीक है। गर्लफ्रेंड वाला बात तो बहुत याद रहता है आप लोग को, ठीक है। अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, सेटरीज पेरिबस, बार बार तो ये बात बता चुका हूँ, इम्प्लाइज द एजम्पशन, ठीक है। अब क्या क्या एजम्पशंस हैं? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, अभी मैं स्टार्टिंग में ये बताया था कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब बाकी सब कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। सबसे पहले हम यही अज्यूम करके चलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल ही वहां होगा जहां पे सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सेम है, सब कुछ कांस्टेंट है ना। अजम्पशन और एंड लिमिटेशन जो भी बात करें, ठीक है। प्रोफेसर अल्बर्ट मेयर्स, ये भारी भारी नाम याद रखिए, कहीं भी घुमा के इकोनॉमिक्स में पूछ देता है, ठीक है। कुछ कुछ ये एक्सेप्शन बताएं क्या बोले। देयर शुड नॉट बी एनी चेंजेस इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। मैं सेटरीज पेरिबस जब बताया, मैं ये बताया कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, उसका मतलब ही है कि कोई भी चीज में चेंजेस नहीं होनी चाहिए। तो वो कोई भी चीज क्या है? वो कोई भी चीज को एजम्पशन में पढ़ते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि ये चीजें होंगी तब हमारा ये लॉ फुलफिल होगा, है ना। पहली चीज क्या होगी? देयर शुड नॉट बी एनी चेंज ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम के कंज्यूमर में कोई भी, कंज्यूमर के इनकम, उल्टा ही मैं बोल रहा था, सॉरी, कंज्यूमर के इनकम में कोई भी बदलाव नहीं होने चाहिए। सपोज कीजिए कि आपका इनकम 100 रुपया था, आप उस 100 रुपए को एक ही चीज खरीदते थे, वो है पानी पूरी। अब मेरा फेवरेट नहीं है, ऐसा आप लोग मत समझना कि एक ही एग्जांपल ले रहा हूं तो मेरा फेवरेट है, लेकिन आप 100 रुपए का पानी पूरी खरीदते थे, ठीक है। 100 रुपए का पानी पूरी खरीदते थे, अगर पानी पूरी आपको नहीं मिला उस दिन तो आप समोसा खरीद लेते थे पूरा 100 रुपए का। अब क्या हुआ कि आपका इनकम नहीं बढ़ा है, इनकम उतना ही है, और पानी पूरी अब 120 रुपया का हो गया। जितना भी क्वांटिटी आप खरीदते थे उसके लिए आपको 120 रुपया पे करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? पानी पूरी का डिमांड घटा दोगे, आप कम खरीदने लगोगे क्योंकि आपको 100 रुपया ही इनकम है। तो प्राइस बढ़ा अगर तो आपका डिमांड घटा ना, लेकिन आपका इनकम भी बढ़ जाता। आप 120 रुपया आपका इनकम, 20 रुपया से इनकम भी बढ़ गया, प्राइस बढ़ा आपका इनकम भी बढ़ गया, तो आप 120 रुपया का खरीदोगे। लाइफ में एक ही तो गोल है आपका, पानी पूरी खरीदना कमा के, है ना। तो 120 का ही खरीद लोगे। तो प्राइस बढ़ा पर क्या आपका डिमांड घटा? नहीं घटा। क्यों नहीं घटा? क्योंकि आपका इनकम भी बढ़ गया था। तो एजम्पशन में हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा इनकम नहीं बढ़ा है। इनकम अगर नहीं बढ़ा है फिर क्या हुआ? तो फिर हमारा डिमांड घट गया, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड घट गया, ठीक है। हाँ सर। उफ, इतनी गर्मी है। सोच रहे हो तो एसी नहीं है स्टूडियो में, लगवा लूंगा बाद में, पहले तुम लोग, आप लोग सपोर्ट तो करो, है ना। देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट एंड हैबिट एंड फैशन ऑफ द कंज्यूमर। बिल्कुल, सबसे पहले क्या मान के चले थे कि इनकम में बदलाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा लॉ फुलफिल नहीं होगा। साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं कि हमारे टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर अभी लोगों को, लोगों का पसंद एक जैसा है, मान लेते हैं कि आप एक ऐसे कंज्यूमर हो जिसको नोकिया का फोन एक टाइम पे सबको पसंद था,
लेकिन समय के साथ टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, फैशन सेंस चेंज हो गया, लोग एंड्रॉइड के तरफ जाने लगे। तो जब एंड्रॉइड की ओर जाने लगे तो नोकिया का प्राइस बढ़ा घटा, फ्री में दे दे, नहीं कोई लेने लगे। तो लॉ वहां फुलफिल हुआ। लॉ ऑफ डिमांड हमारा बोलता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगा, प्राइस घटाने से डिमांड बढ़ेगा। लेकिन जब नोकिया एंड्रॉइड को नहीं अपनाया तो पब्लिक नोकिया को नहीं अपनाई। जबकि अगर नोकिया प्राइस कम में भी बेच रहा था एंड्रॉइड से तो भी लोग नहीं खरीदे। क्यों नहीं खरीदे? क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया। तो जहां टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया वहां लॉ नहीं एप्लीकेबल होगा। तो लॉ कहाँ एप्लीकेबल होगा? हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि टेस्ट प्रेफरेंस फैशन सेंस सब सेम है, लोगों का मेंटालिटी बदला नहीं है अभी। उस केस में प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा? डिमांड घट जाएगा, और प्राइस घट गया है तो डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। लोग ये मान के चलते हैं कि रिलेटेड गुड के केस में भी प्राइस चेंजेस नहीं होने चाहिए तब लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल होगा। एग्जांपल लेता हूँ। रिलेटेड गुड में दो आ जाएंगे हमारा। एक आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड, एक सब्स्टिट्यूट गुड। डिमांड के केस में मैं पढ़ाया था लास्ट लेक्चर, आप लोग जाके देखिए, आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे अपलोडेड है। लास्ट लेक्चर में आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्स्टिट्यूट गुड मैं जब पढ़ाया तो उसमें मैं बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होते हैं? जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मीन्स एक दूसरे के हेल्प से आगे बढ़ते हैं। कार पेट्रोल, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार का डिमांड घट जाएगा, ये हम लोग पढ़े थे। अगर ब्रेड बटर बोलते हैं, ब्रेड का प्राइस बहुत बढ़ गया तो बटर का डिमांड घट जाएगा, लोग ब्रेड ही नहीं खरीद रहे होंगे तो बटर क्यों खरीदेंगे? पेट्रोल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल ही अफोर्ड नहीं कर सकते, कार क्या करेंगे खरीद के? अब मत बोलना कि ईवी खरीद लेंगे, इलेक्ट्रिक वर्जन, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है कि अगर चाय का दाम बढ़ गया तो उसके बिहाफ पे लोग क्या पी सकते हैं? कॉफी। कॉफी का डिमांड बढ़ा देंगे। दाम चाय का बढ़ा, डिमांड कॉफी का बढ़ गया। तो यहाँ बोल रहा है कि जो अदर गुड्स है, अदर रिलेटेड जो गुड्स है उसका प्राइस में चेंजेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल नहीं होगा। ये कैसे होगा सर? मान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में देखते हैं, कार का दाम बढ़ा है, टाटा नेक्सॉन एक कार है जिसकी प्राइस बढ़ गई तो लोग उसके जगह पे जाके दूसरी कार परचेज करने लगेंगे, लाइक अपना वेन्यू, हुंडई वेन्यू परचेज कर लेंगे, और भी कोई जो अल्टरनेट कंपटीटर है उसको खरीद लेंगे। तो नेक्सॉन का प्राइस बढ़ा तो नेक्सॉन का डिमांड घटा, उसके जगह पे लोग दूसरे को खरीद ले रहे हैं। लेकिन अगर हमें नेक्सॉन के डिमांड में फ्लक्चुएशन देखना है और मैं ये देखूं कि वेन्यू का प्राइस फॉल हुआ है, तो वेन्यू का प्राइस फॉल होने की वजह से नेक्सॉन का सेल बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हो? ऐसे समझो, वेन्यू का प्राइस हाई हो गया तो नेक्सॉन का सेल बढ़ जाएगा। अपोजिट में बोल दिया था, सॉरी। टाटा नेक्सॉन एक ऐसी गाड़ी है जिसका कंपटीटर, प्योर कंपटीटर वेन्यू है, हुंडई वेन्यू। अब हम मान के चल रहे हैं कि जो दूसरा रिलेटेड गुड है उसका प्राइस में चेंजेस नहीं होना चाहिए, तो नेक्सॉन का प्राइस बढ़ेगा तो नेक्सॉन का डिमांड घट जाएगा, ये लॉ कहता है। लेकिन अगर वेन्यू का प्राइस बढ़ गया तो नेक्सॉन का डिमांड बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं? अदर थिंग जो रिलेटेड गुड्स है उसका प्राइस में चेंजेस नहीं होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ये भी अजम्पशन है हमारा। अगर उसमें चेंजेस होगा तो लॉ फुलफिल नहीं होगी। ठीक है। आगे आते हैं। पॉपुलेशन शुड बी कांस्टेंट। बिल्कुल आपके घर की, देश की आबादी की बात नहीं करेंगे क्योंकि देश बहुत बड़ा है, कोई कभी भी प्रोडक्शन लॉन्च कर सकता है, दिल पे नहीं लो। आपके घर की बात करते हैं। पहले आपके घर में 4 मेंबर की फैमिली थी, अभी भी 4 मेंबर की फैमिली है। अब प्राइस में कुछ चेंजेस होगा तो डिमांड घटेगा। अब आपके घर में 8 मेंबर हो गए हैं तो प्राइस चेंज भी हुआ, प्राइस बढ़ भी गया तो भी तो डिमांड बढ़ेगा ही, क्योंकि 8 कंज्यूमर हैं तो आपको प्राइस बढ़ने से क्या है, आपको जरूरत भर तो खरीदना होगा, तो कंजम्पशन आपका बढ़ेगा ही। तो लॉ कैसे फुलफिल होगा? नहीं होगा। प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगा, ये लॉ कहता है। प्राइस हाई हो रहा है, डिमांड लो होगा, ये लॉ कहता है। लेकिन आपका पॉपुलेशन घर का बढ़ गया है तो प्राइस बढ़ भी गया, तो पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है तो आपका कंजम्पशन बढ़ा तो आपको खरीदना ज्यादा पड़ेगा। तो प्राइस बढ़ा फिर भी आपका डिमांड बढ़ा, तो लॉ फुलफिल नहीं हुआ ना, क्योंकि पॉपुलेशन मेंटेन नहीं रहा, पॉपुलेशन सेम नहीं रहा। तो यहाँ बोल रहा है पॉपुलेशन कांस्टेंट रहना है, एजम्पशन है, मान के चलो कि पॉपुलेशन भी कांस्टेंट है। ठीक है। आगे आते हैं। शुड नॉट एंटिसिपेट एनी प्राइस चेंज इन द फ्यूचर। कोई भी प्रिडिक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन होता है ना, जैसे अभी क्या हुआ कि
कोई शेयर का हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल लिए भी होंगे, स्पेकुलेटिव कंसिडरेशन, ठीक है, सट्टेबाजी टाइप का कोई सीन है। अगर शेयर का अभी जैसे अडानी का क्या हुआ, प्राइस फॉल होने लगा, लेकिन डिमांड इंक्रीज नहीं हुआ, लोग शेयर ज्यादा नहीं खरीदने लगे, लोग समझ गए कि फ्यूचर में इसका प्राइस और गिर जाएगा, तो इसलिए लोग डिमांड गिरा दिए, खरीदना बंद कर दिए। तो शेयर है या कोई भी ऐसा चीज जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर हमें लगा कि गवर्नमेंट प्याज का दाम बढ़ाने वाली है, अभी 20 रुपए है, नेक्स्ट वीक से 40 रुपीज हो जाएगा, हम अभी अभी 20 से 25 किया है और एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय में, आने वाले मंथ में वो 50 रुपया केजी हो जाएगा, तो अभी ही हम ज्यादा खरीद लेंगे। मतलब प्राइस बढ़ा फिर भी हम डिमांड ज्यादा कर लिए, क्यों? फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन था। तो वही बात यहाँ बोल रहा है कि ऐसा हमें मान के नहीं चलना है कि फ्यूचर में प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा, ये हम लोग को मान के चलना है कि फ्यूचर में भी प्राइस सेम रहने वाला है। अभी प्राइस जो फ्लक्चुएट हुआ उस पर डिमांड का क्या रिएक्शन हम लोग देंगे, वो लॉ ऑफ डिमांड में फुलफिल होता है ना, कि अगर अभी प्राइस बढ़ा और अभी हम डिमांड घटाएंगे, ये लॉ कह रहा है। लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेगा, तो हम डिमांड घटाने के बजाय और बढ़ा लेंगे और खरीद के स्टॉक कर लेंगे, तो लॉ फुलफिल नहीं होगा। तो हम लोग मान के चलेंगे कि फ्यूचर में प्राइस में चेंजेस नहीं होगी, ये एज्यूम करके चलेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड नॉट चेंज, बिल्कुल, जो भी वेल्थ है, कह रहा है देयर शुड नॉट बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ द कमोडिटी, not be in the distribution, ठीक है। there should not be redistribution of income either, so that the level of income of consumer remains same। सीधा यही बोल रहा है कि आपको कहीं से कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलने वाला है, लाइफ में कुछ अलग चेंजेस नहीं हो रहे हैं, आपको कहीं से आपके इनकम में कोई चेंजेस नहीं होगा, आपके वेल्थ में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, तो आपका डिमांड में भी चेंजेस नहीं होगा। प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड घटेगा ही, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, बस, ठीक है। नो चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, मान के चलेंगे कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज नहीं करेगी, अचानक गवर्नमेंट नोटबंदी कर दी थी तो वहां डिमांड फुलफिल नहीं होगा, लॉ ऑफ डिमांड। तो ऐसा कोई हम लोग मान के चलेंगे कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, जो टैक्स रेट है, सब कुछ सेम है, फिर प्राइस बढ़ा है तो डिमांड घटेगा, लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन क्या क्या है। अजम्पशन मान लिए, क्या क्या अज्यूम करके बैठे हैं कि ये सारी चीजें होंगी तभी लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल होगा। वो एजम्पशन हमारा ये था, टोटल 8 एजम्पशन हमने मान रखा है। एजम्पशन 1 है कि देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, देयर शुड बी नो चेंजेस इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, population should be constant। फिर हमारा है should not anticipated any change in the future, the distribution of wealth should not change। फिर है the season of climate should not change। ओ ये तो मैं बताया ही नहीं। देखिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि सीजन में, क्लाइमेट में, मतलब कोई भी नेचुरल डिजास्टर, कोई भी नेचुरल ऑकरेंस नहीं हो, कोई भी गवर्नमेंट का पॉलिसी में चेंजेस नहीं हो, सब कुछ कांस्टेंट है, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल होगा। अब कुछ एक्सेप्शन है, कि क्या एक्सेप्शन है भाई, सब कुछ कॉमन होते हुए भी क्यों लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल नहीं होता है? कुछ कुछ अपवाद, हर जगह अपवाद है। गर्ल्स से पूछ लो, सभी लड़के एक जैसे होते हैं, सबको चेक ही क्यों करते हो? ट्राई सबको मत करो, नहीं पता लगेगा सभी एक जैसे होते हैं, सबको ट्राई करने जाते हो तब लगता है। खैर, अपवाद क्या है कि सभी एक जैसे होते हैं पर कुछ एक अलग होते हैं। सब लड़कियां एक जैसी होती है, कुछ एक अलग होती है। लड़कों से मैं यही कहता हूँ, सबको टेस्ट ही करने क्यों जा रहे हो, सबको चेक ही क्यों कर रहे हो, एक ही जैसी लग रही। अपवाद सब जगह है, एक्सेप्शन सब जगह है, जहां पे साइंस है, जहां पे एक्सपेरिमेंट है, जहां पे लॉ है, सब जगह एक्सेप्शन, ठीक है। मर्डर भी सेल्फ डिफेंस में किया गया है तो सजा कुछ कम ज्यादा हो जाता है, तो एक्सेप्शन है ना। मर्डर का तो सजा फांसी है, उम्र कैद है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में किया गया, एक्सेप्शन लग जाता है। उसी तरह यहाँ भी एक्सेप्शन है। क्या है? गिवन गुड, ऑल्दो लॉ ऑफ डिमांड जनरली होल्ड्स ट्रू मोस्ट केसेस, बहुत सारे के, बहुत नहीं, ऑलमोस्ट सभी केसेस में लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल होता है, पर फ्यू एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड का। क्या क्या है? गिवन गुड। अब गिवन गुड कौन दिया है? सर रॉबर्ट गिफेन चचा दिए थे, रिस्पेक्ट से नाम ले रहा हूँ इसलिए चाचा बोल रहा हूँ, एग्रेसिव मत हो जाना आप लोग। सर रॉबर्ट गिफेन जो एक इकोनॉमिस्ट थे, वो चचा ने बताया हमें कि गिफेन गुड एक्सेप्शन कैसे है। वह सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गए
कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था उस दौरान पे जो ब्रेड का प्राइस था वो बढ़ गया था और उसका डिमांड भी बढ़ गया, जबकि लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि ब्रेड का अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड घटेगा। लेकिन इन्होंने देखा कि लॉ ऑफ डिमांड तो फुलफिल हुआ नहीं, ब्रेड का प्राइस बढ़ा, तो लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ये रीजन दिया कि the reason given to that when price of bread went up it caused such a large decline in the purchasing power of poor people that they were forced to cut down the consumption of meat and other most expensive food। जो गरीब लोग थे वो कुछ और खरीद नहीं पाने लगे तो वो ब्रेड ही खरीद के खाने लगे, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर घट गई थी। ठीक है, तो परचेजिंग पावर घट गई ब्रेड का प्राइस बढ़ने से, तो वो कुछ और अफोर्ड नहीं कर पाने लगे तो सिर्फ ब्रेड खरीदने लगे। मतलब इनका कहना था कि जो चीपेस्ट गुड है उनके प्राइस में इंक्रीज होने से उनका डिमांड इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हम लोग इसका ये भी समझ सकते हैं कि बीड़ी समझते हो, जो भी, सिगरेट नहीं बीड़ी बोल रहा हूँ, तेंदू लीव से जो बनता है वो गिफेन गुड है। मतलब वो नॉर्मल गुड नहीं आता है, नॉर्मल तो सिगरेट हो गया जो आप लोग कंज्यूम करते हो, मे भी मत करो, फेफड़े का कैंसर हो जाएगा। लेकिन बीड़ी, उसका प्राइस बढ़ने लगे तो लोग क्या करेंगे, उसको और ज्यादा खरीदने लगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो इतना प्राइस नहीं बढ़ा है कि वो अफोर्ड करने लगे उसके बिहाफ पे सिगरेट। लेकिन प्राइस अगर बीड़ी का बढ़ा तो वो ये देखेंगे कि और कहीं बढ़ जाए या ऐसा कुछ, और वो और स्टोर करेंगे, क्योंकि उनके पास और ऑप्शन नहीं रहेगा। तो गिफेन गुड के केस में लॉ नहीं फुलफिल होता है। ठीक है, वेबलेन गुड मतलब लग्जरी गुड, जिसके प्राइस बढ़ने से आईफोन का दाम और बढ़ता है, डिमांड और बढ़ जाता है। क्यों, लोग को और प्रेस्टिजियस फील होता है। 1 लाख का आईफोन पहले रखते थे, अब 2-2 लाख का रख रहे हैं। मतलब प्राइस बढ़ा तो डिमांड उसका और बढ़ गया, कंज्यूमर और बढ़ गए। जब 1 लाख था आईफोन का प्राइस, 1 लाख रुपीज, तब जितने कंज्यूमर थे आज उससे ज्यादा कंज्यूमर उसके हैं 2 लाख के प्राइस पे। ठीक है, क्योंकि उनका प्रेस्टिजियस वो हो जाता है प्रोडक्ट ना, उनकी उनकी वैल्यू मार्केट में बढ़ जाती है। आईफोन वाले लोग को देखना कि वो लोग पैकेट में फोन ऐसे करके रखेंगे तो ऐसे ऐसे हैंकी डाल लेंगे उसके ऊपर, ताकि उनका लोगो 3 ठो कैमरा ऐसे करके दिखे, है ना। नीचे जेब में डालेंगे, पैंट के जेब में, वहां भी वैसे नीचे हैंकी सपोर्ट में डालते हैं कि थोड़ा उनका लुक आए कि हाँ। मिरर सेल्फी लेते दिन चला जाता है वो लोग का। रीजन क्यों है, क्योंकि उनको शो करना है। तो प्राइस बढ़ जाए फिर भी डिमांड बढ़ जाता है, लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल नहीं होता है, एक्सेप्शन है वेबलेन गुड के केस में। सप्लाई ड्राइवन डिमांड मीन्स इन सम केसेस एन इंक्रीज इन प्राइस में लीड इंक्रीज डिमांड। बहुत कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ जाता है, जबकि घटना चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग ये बात हुई है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। लेकिन यहाँ क्या हो गया, प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ जा रहा है, क्यों? कंज्यूमर परसीव्स दैट द गुड आर स्केर्स इन शॉर्ट सप्लाई। कंज्यूमर को ऐसा लगने लगता है, मतलब सप्लाई ड्राइवन डिमांड, ऐसा जैसे कोविड के टाइम पे कैसा लगा लोगों को, अनाज का शॉर्टेज हो जाएगा तो दाम बढ़ा के लोग बेच रहे हैं और लोग दबा के स्टोर कर रहे हैं, मेडिसिन हो या आपका खाने का आइटम हो। मतलब लोग ऐसे ऐसे लूट रहे थे पैसों से उस सामान को, वो दाम बढ़ रहा है और लोग लूट लूट के स्टोर कर रहे हैं, जैसे खा के ही मरेंगे, भूखे तो मरना है नहीं भाई, है ना। इसके केस में इग्नोरेंस ऑफ मार्केट, अगर आपको मार्केट का आइडिया नहीं है तो आप दाम बढ़ा हुआ है घटा हुआ है आपको पता नहीं चलेगा और आप परचेज कर लोगे ज्यादा। कभी आप नहीं मार्केट जाते हो, सेलिब्रिटी लोग को देख लो, उनको पता ही नहीं है टमाटर आलू का भाव, अब वो खरीदने चले गए, लोग वो देख के अंदाजा लगा लेगा दुकानदार ये तो सेलिब्रिटी है, इसको तो पता ही नहीं होगा प्राइस। उसको 50 रुपए का आलू 500 रुपए किलो बेच देगा। सेलिब्रिटी सोचेगा, "ओह, मैं आया हूँ तो 50 केजी खरीद ही लेता हूँ।" अब वो क्या किया, हाई रेट पे ज्यादा सामान खरीद के चला गया, क्योंकि उसको मार्केट का आइडिया नहीं था। मीन्स इग्नोरेंस ऑफ मार्केट। डिमांड फॉर नेसेसरीज, बिल्कुल, जो नेसेसरीज है, नमक है, वो 20 रुपए केजी, 200 रुपए केजी हो जाएगा तो क्या आप उसको कम डालने लगोगे सब्जी में? जो भी नमकीन आइटम है उसमें आप नमक कम डालोगे, अरे महंगा हो गया थोड़ा सा नमक डालो। वो नेसेसिटी है, वो आपको कंज्यूम करोगे ही आप, वो 20 रुपए हो, 200 रुपए हो, 2000 रुपए हो, पर कंज्यूम करोगे ही, तो डिमांड तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा।
मेडिसिन को मान लेते हैं, आपको फीवर आ गया है, पैरासीटामोल 5 रुपए की जगह 50 रुपया में एक पैरासीटामोल दे रहा है आपको, तो क्या आप नहीं परचेज करोगे? आप ये बोलोगे बुखार रहने दो, 50 रुपए का पैरासीटामोल तो नहीं खा, बुखार से मर जाऊंगा, पर ये दाम जो प्राइस का मार है इससे तो नहीं मरने वाला, ऐसा तो नहीं करोगे, तो आप पैरासीटामोल खरीद के खा लोगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ गया, डिमांड कांस्टेंट है, फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल हुआ? नहीं हुआ। फिर क्या है, स्पेकुलेटिव गुड, शेयर वेयर में देखो, शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है, लोग और ज्यादा खरीदने लगते हैं, और ऊपर जाएगा और ऊपर में बेचेंगे, समझ रहे हो? सट्टेबाजी की चीजें, जुआ में लोग को देखो ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा देते हैं, मतलब किसी चीज का प्राइस बढ़ते जा रहा है, लोग और खरीदते जा रहे हैं क्योंकि उनको उम्मीद है फ्यूचर में और बढ़ेगा, मतलब सट्टेबाजी जैसे चीजों में लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल नहीं होता है, जितना बड़ा सट्टा उतना ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं, उतना ज्यादा और खरीद लेते हैं क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारा आ गया टोटल एक्सेप्शन, मतलब 6 एक्सेप्शन। हम लोग आज लॉ ऑफ डिमांड पढ़े हैं, जिसका एजम्पशन पढ़ लिए, एक्सेप्शन पढ़ लिए। आप लोग को कोई भी डाउट है इसमें तो आप मुझे इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक, टेलीग्राम, कहीं भी, सारा आपको मेरा सोशल मीडिया लिंक, आपका जो भी आईडीज वगैरह बोलते हैं वो सारा स्क्रॉल होते रहता है वीडियो में, आप उससे देख के कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आने वाला है उससे भी कर सकते हैं। आपका आप जून में जो अटेम्प्ट होने वाला है उसका अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियोस को देखिए, जहाँ चीजें नहीं समझ आती है पूछिए, हम लोग बैठे हैं सपोर्ट करने के लिए। और इतना याद रखिएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिल रही है, इसका मतलब वो वैल्यू लेस नहीं है, उसकी भी वैल्यू है, बट कुछ पर्पस है कि आप लोग को ये प्रोवाइड कराया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। इतनी गर्मी में मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करो और अपने साथ साथ फैमिली, कंट्री, सबको बढ़ाओ, है ना? सपोर्ट करो। जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आप 5-10 स्टूडेंट को ही फ्री पढ़ा देना, तो मुझे लगेगा कि हाँ वो पेमेंट हो गया, समझ रहे हो? मतलब हम लोग एक दूसरे का ही हेल्प कर करके देश को बढ़ा सकते हैं, और कोई ऐसा क्वांटिटेटिव हेल्प नहीं है, क्वालिटेटिव हेल्प है। अगर मैं इसके चार्जेस कर लूंगा तो मैं बहुत अमीर नहीं हो जाऊंगा और आप लोग बहुत गरीब नहीं हो जाओगे, लेकिन अगर एक दूसरे को ऐसे हेल्प करें, एक दूसरे को पढ़ने में हेल्प करने में क्या आपत्ति है भाई? आराम से जो आप सीखे अपने फ्रेंड को भी सिखाइए, आप वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ें, और प्यार दीजिए वीडियोस को, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं, मैं भी एनर्जेटिक होकर पढ़ा सकूं। कभी कभी लो फील करता हूं, उसका वजह ये नहीं है कि मैं थका हुआ रहता हूं बहुत, या ऐसा मन नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ इश्यूज हैं, जैसे ब्रेसेस लगवाया हुआ हूं मैं, तो बोलने में दिक्कत होती है। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को फ्रेश सुनाई दे, अच्छे से बोल पाऊं, अच्छे से आप लोग को समझ आए चीजें और अच्छे से समझा पाऊं। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।